हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम टू वेडियोरा स्मार्ट लर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 की चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या है। इसमें पहला वर्ड है क्या, फंडामेंटल, फिर है यूनिट और फिर है लाइफ। लाइफ तो खैर लाइफ है, लाइफ हमारा जीवन, ठीक है। तो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल और यूनिट का मतलब क्या होता है। तो फंडामेंटल मीन्स बेसिक, द मोस्ट बेसिक थिंग इज टर्म्ड एज फंडामेंटल। जो सबसे बेसिक चीज़ होता है किसी भी चीज़ का, उसको फंडामेंटल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फंडामेंटल राइट से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। उसका मतलब होता है एक बेसिक राइट जो किसी भी इंसान को मिलना चाहिए। तो उसी तरह से ये फंडामेंटल यूनिट, जो लाइफ का जो सबसे बेसिक यूनिट है, उसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यूनिट का मतलब भी हम लोग समझेंगे। यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट एक ऐसा टर्म है जो एक ऐसी चीज़ को दिया जाता है जो इंडिविजुअली तो कंप्लीट है। जैसे एक उसको अकेले में देखा जाए तो वो खुद में कंप्लीट है, खुश है खुद से, पर वो एक बड़े से कम्युनिटी या फिर बड़े से लार्जर या कह सकते हैं किसी बड़े चीज़ का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, उसको कहते हैं यूनिट। ओके, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है क्या। तो उसको जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। What are living organism made of? तो यही अभी हम लोग जाने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सबसे छोटी चीज़ जिससे हमारी लाइफ बनी है वही है उसी के बारे में जानेंगे कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं और हमारा फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड from small units called cells। सॉरी, यहाँ पे पता नहीं किसने यहाँ गलत कर दिया, बट all living organisms are made from small units called cell। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे यहाँ पे, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो देख सकते हैं, जिनको नहीं देख सकते, ह्यूमंस, एनिमल्स, वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी एक सबसे छोटे यूनिट से बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब आखिर ये सेल है क्या। अब ये तो जान लिए कि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, बट एक्चुअली वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ एक ये ब्रिक बना हुआ है और यहाँ एक वॉल बना हुआ है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वॉल है ये किससे बना है, ब्रिक से बना है ना। तो ये जो ब्रिक है ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ वॉल। और यू कैन से आपका घर जो है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, ये ब्रिक है। ठीक उसी तरह ये जो इंसान है, ये जो हम लोग, ये ह्यूमंस है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो किससे बना है, सेल से बना है, ठीक है। तो सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारी लाइफ का, वो होता है सेल। ओके, फिर है सेकंड पॉइंट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम लोग डिस्कस की, जो सबसे बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, वो है हमारा सेल। फिर है लिखा हुआ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट, स्ट्रक्चर से आप लोग क्या समझते हैं। स्ट्रक्चर से तो हमारी बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अब अगर सेल नहीं होता, अगर सेल नहीं होता तो वो आपस में जुड़ता नहीं है ना, आपस में जुड़ करके एक बड़ा सा बॉडी नहीं बनाता, तो हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं बनता। फिर आता है फंक्शन। अब इस स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को हम लोग थोड़ा और ध्यान से समझते हैं कि जैसे ये सेल है, ये सेल, ये आपस में बहुत सारे सेल जब आपस में मिलेंगे तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल बनाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे टिश्यू। क्या कहेंगे, टिश्यू। ये
ये जो सेल्स हैं ये खुद में तो एक इंडिविजुअली एक सेल है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ये अपना काम खुद इंडिविजुअली करते हैं और ये आपस में जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। और फिर जब यही ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जब एक साथ मिलते हैं, ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे क्या, ऑर्गन्स। क्या बनाएंगे, ये ऑर्गन्स। और फिर जब यही ऑर्गन साथ में आकर के जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम। और फिर जब यही ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं जब वो आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन्स, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे कि आप अपनी बॉडी देख लीजिए, यहाँ पे कितने सारे ऑर्गन्स और कितने सारे सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे कि आपका हार्ट का सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फिर आपका ब्रेन वाला सिस्टम जाके पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, आपका नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जो हैं इन सभी सिस्टम्स में ऑर्गन्स हैं। वो सभी ऑर्गन्स ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ से बने हैं और फिर वो टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं और हर सेल अपना अपना काम करता है। ठीक है, अब हम लोग ये तो जान लिए सेल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब ये कैसे समझेंगे, जैसे आपको ये दीवार दिख रहा है ना, ये दीवार दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ये दीवार, बहुत ही प्यारा दिख रहा है ना, रेड कलर का। और ये जो यहाँ पे दीवार दिख रहा है ये भी एक दीवार ही है, ये थोड़ा ग्रे टाइप का है, ये थोड़ा अलग दिख रहा है और ये थोड़ा अलग दिख रहा है। दोनों के बीच में कंपटीशन है कि कौन अच्छा दिख रहा है। ठीक है, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग को तो ये बस पता करना है कि ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, क्योंकि ये जिस ईंट से बना हुआ है, ये जिस ईंटे से बना हुआ है वो थोड़ा अलग है, रेड कलर का ईंटा यहाँ यूज़ किया हुआ है। और ये जो जिस ब्रिक से बना हुआ ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा ग्रे कलर का ब्रिक यूज़ किया हुआ है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग जब जो डिफरेंसेस होते हैं इनको बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो अलग अलग तरह का यूज़ किया हुआ है। वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, है ना। जैसे ये देखिए, ये चिड़िया, फ्रॉग, गिलहरी, स्पाइडर, चूहा, फिर मछली, मशरूम, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। सभी काफ़ी अलग दिखते हैं ना, सभी काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं। इनफैक्ट आप सब खुद में ही अगर कंपेयर करें, जो कहते हैं, जो लड़कियां कहती हैं कि वो सुंदर, जो कंपटीशन होता है लड़कियों में कि कौन कितना सुंदर दिख रहा है, तो वो किस लिए होता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि वो सेल्स पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरह के सेल्स का बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक, चलिए बंदरिया को खड़ा कर देती हूँ, तो वो अलग दिखेगा ना, वो अलग दिखेगी और मैं अलग दिखूँगी। क्यों? क्योंकि वो जिस सेल की बनी है वो थोड़ी डिफरेंट है और मैं जिस सेल की बनी हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं, तो वो इस वजह से अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा और आगे समझते हैं कि आखिर इस सेल का डिस्कवरी करके किस साइंटिस्ट ने हमें परेशान किया, है ना। साइंस में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं अलग अलग डिस्कवरीज करते रहते हैं और हमें टेंशन देते रहते हैं, इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, पर अब दिया हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे। तो यहाँ पर है हमारा सेल डिस्कवरी। तो सेल डिस्कवरी किसने किया? इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। तो कौन से महान साइंटिस्ट ने हमारे सेल का डिस्कवरी किया था? रॉबर्ट हुक। इनको जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, अब साइटोलॉजी क्या बोला है भाई? साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी को कहते हैं। अब सेल जब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी लाइफ उससे बनी है, तो
को स्टडी करने के लिए एक कम्प्लीटली अलग सा ब्रांच बना दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब इन्होंने सेल डिस्कवर कैसे किया, है ना। सबसे पहले डिस्कवर किया, पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया एक कॉर्क। कॉर्क क्या बला है? कॉर्क एक वुडन सब्सटेंस होता है, वुडन पीस होता है इस तरह का। ठीक है, ये जो आपके बॉटल्स में को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोस्टली वाइन्स में यूज़ होता है। अब ये मत कहिएगा कि वाइन तो खैर बैन है मैम, इस तरह का। सॉरी, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है बट मैं ट्राई कर रही हूँ, हंसिएगा नहीं। ये इस तरह का कॉर्क है, हाँ बन गया। तो इसको ये कवर करने के लिए, बॉटल को कवर करने के लिए यूज़ होता है और ये बना होता है बार्क ऑफ ट्री से। ठीक है, बेसिकली उन्होंने जिस कॉर्क को ऑब्जर्व किया था वो बना हुआ था ओक ट्री का। ठीक है, और ये जो बार्क ऑफ ट्रीज होते हैं ये ट्री के मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं और डेड सेल्स होते हैं वो। ठीक है, तो इस वजह से इनको जो दिखा था वो पूरा खाली सेल दिखा था क्योंकि वो डेड सेल्स थे, उनके अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो उनको डेड सेल्स दिखे थे, उनको ब्लैंक कंपार्टमेंट्स दिखे थे, रूम जैसे कंपार्टमेंट्स दिखे थे, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था उनको यहाँ पे इस तरह का। तो उन्होंने इसका नाम दिया सेल। ठीक है, सेल नाम उनको ग्रीक वर्ड से याद आया क्योंकि वहाँ पर सेल का मतलब वो थे अमेरिकन साइंटिस्ट, तो सेल मतलब रूम कहा जाता है, तो उन्होंने इस वजह से इसका नाम सेल दे दिया। ठीक है, क्योंकि उनको रूम जैसा एक स्ट्रक्चर दिखा था। ठीक है, और इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था? डेड सेल्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से साइंटिस्ट ने हमें और परेशान किया देखते हैं। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। ईयर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको ये याद करने की, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है बट ये उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको बेसिकली नाम याद रखना है। ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था क्या? लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। अब रॉबर्ट हुक ने भी सेल ऑब्जर्व किया था बट वो जो सेल ऑब्जर्व किए थे ना वो डेड सेल था, उनको उसमें कुछ मिला ही नहीं आगे पढ़ने के लिए। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल्स, और जो लिविंग सेल्स इन्होंने ऑब्जर्व किया वो क्या थे? बैक्टीरिया का। अब जब बैक्टीरिया का स्टडी किया तो लोगों ने कहा कि अरे भाई क्या डिस्कवर कर लिया, पढ़ा भी तो किसे बैक्टीरिया को पढ़ा, इतनी बुरी चीज़, अब थोड़ा अच्छा चीज़ पढ़ लेते। तो फिर उन्होंने फिर आरबीसी भी देखा, फिर ह्यूमन स्पर्म भी देखा। ठीक है, ये सारे लिविंग सेल उन्होंने देखे, फिर उनको अंदर का स्ट्रक्चर पता चला। ठीक है, फिर आगे आए एक और महान साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कहा कि जो सेल है इसका एक सेंटर होता है। ठीक है, एक सेंटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। जैसे कि यहाँ पर ये आपको सेल दिख रहा है ना, ये सेल, ये खुद एक सेल है और इसका बीच में ये जो सेंटर बना हुआ है ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, फिर आए हमारे पर्किंजी कॉइन्ड। अरे न्यूक्लियस तो हमने पहले ही पढ़ लिया, फिर यहाँ पर ये न्यूक्लियस कैसे आ गया? लगता है जिन्होंने ये पीडीएफ बनाया उन्हें इतनी जानकारी नहीं है। तो पर्किंजी जो थे उन्होंने भी एक टर्म कॉइन किया पर वो न्यूक्लियस नहीं था क्योंकि न्यूक्लियस तो रॉबर्ट ब्राउन पहले ही डिस्कवर कर चुके थे। तो इन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया? उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो सेल होता है बेसिकली, ये जो न्यूक्लियस हो गया, उसके अलावा इस सेल के अंदर कुछ लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा हुआ होता है। ठीक है, इस लिक्विड जैसा सब्सटेंस और भी कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे थे उनको इसके अंदर। तो इस सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने उस पूरे चीज़ को कलेक्टिवली एक टर्म दे दिया। क्या दे दिया उसको टर्म? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जिसकी जो भी चीज़ें हैं सेल के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर।
अब ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और इसके अंदर और कौन कौन से चीज़ होते हैं उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है, वीडियो में ही हम लोग आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। और अब आ गया हमारा सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये जो सेल थ्योरी है, पहली वाली जो थ्योरी है वो तो खैर आप लोग पढ़े ही, कि अब ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो हम लोग पढ़े। तो ये जो चीज़ बताने वाले थे, ये पहले साइंटिस्ट कौन थे? स्केल्डन एंड श्वान, स्केल्डन एंड श्वान। तो ये जो स्केल्डन भाई साहब थे हमारे और श्वान भाई साहब थे, ये दोनों भाई थे आपस में, और ये दोनों भाई ने मिल करके हम स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा जुल्म कर दिया और एक और नया थ्योरी दे दिया, सेल थ्योरी, ठीक है। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी किससे बने हैं? सेल से बने हैं, और यही हमारी लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट जो है वो हमारी लाइफ की वो सेल है, ये इन्होंने बताया था। और फिर इसी थ्योरी को एक्सपैंड करने वाले थे हमारे रुडोल्फ वर्च्यू भाई साहब, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि ये जो सेल है, ये जो सेल बना है, ये कहीं आसमान से नहीं टपकता है ना, नहीं ये कहीं आसमान से टपकता है, ना ही धरती से उगता है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही दोबारा बनता है। तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे कि ये जो सेल होता है, ये अब खुद सेल से ही एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है। अब ये कैसे बनता है? इसी सेल चैप्टर का एक पार्ट है जो है कि सेल डिवीजन, जिसमें से आप दो तरह का सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक बस छोटा सा पार्ट बता दे रही हूँ, जिसमें से एक ऐसा सेल डिवीजन होता है सेल मियोसिस, ठीक है। ठीक है, सेल मियोसिस। और सेल मियोसिस में क्या होता है कि जो हमारा बर्थ होता है, एक फीमेल ओवा या ओवम, ठीक है, और मेल स्पर्म, ये आपस में, ये एक सेल हो गया, ये आपस में मिल करके एक सेल बनाते हैं, फ्यूज़ करके एक सेल बनाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग जाइगोट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जाइगोट, ठीक है। और ये जो जाइगोट है ये आगे डिवाइड करता है, ठीक है, ये फर्दर डिवीजन करके फिर एक टिश्यू बनाता है, बहुत सारे सेल्स बनाता है, ये डिवाइड करके बहुत सारा सेल्स बनाता है, और फिर ये फर्दर डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, टिश्यूज़ बनाता है, फिर ऑर्गन्स बनाता है, और इस तरह से हमारा जो है बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बॉडी इस तरह से सेल डिवीजन होकर के एक सेल जो है पहले वाले सेल से दोबारा बनता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर आ गया हमारा यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तो अभी हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो सेल्स जो है वो बेसिकली इन नंबर के बेसिस पे टू टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है यूनिसेल्युलर और दूसरा है मल्टी सेल्युलर, ठीक है। अब यूनी से हमें क्या पता चल रहा है, यूनी से हमें क्या पता चल रहा है? यूनी से हम लोग को पता चल रहा है एक, ठीक है, एक। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल से बने हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग यूनिसेल्युलर, ठीक है। और जो भी सेल एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मल्टी सेल्युलर,
ठीक है। तो इन्हीं के बीच में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इनके बारे में डिफ्रेंशिएशन पता करेंगे। तो अभी पहले हो गया नंबर ऑफ सेल्स, पहले ही कह दिए कि ये जो है इट कंसिस्ट सिंगल सेल। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं सिंगल सेल। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके पास होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। फिर आता है फंक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें है आपका एक फंक्शन। अब यूनिसेलुलर का फंक्शन क्या होता है? ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म्स डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस। अच्छा, ऐसा होता है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो तो सिर्फ एक ही सेल के बने हैं, है ना। तो अब उसी एक सेल में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल कहाँ से लाएं? अब तो वो बेचारा एक ही सेल से बना है। जैसे कि आपका एमीबा, एमीबा के बारे में पढ़े हैं ना, तो ये एमीबा बेचारा बना है एक ही सेल से, है ना। अब ये हर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन सब कुछ अलग अलग परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल कहाँ से लाएगा ये? तो इसीलिए इसका जितना भी फंक्शन होता है ये सब उसी सेल में होता है ना। उसी सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी, ईआर यानी कि ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारे कुछ ऑर्गेनल्स आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उसी सेल में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका डिफरेंट, ये मल्टी सेलुलर, तो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। अब मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा होता है सेल का, तो उसमें है ना कि काम जो है डिवाइड हो जाता है, अलग अलग सेल्स जो हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, इस वजह से काम भी आसान हो जाता है। अब हम लोग यही देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। जो यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल है, तो वो बेचारा अपना काम किसको डिवाइड करेगा, है ना, किसको देगा अपना काम करने के लिए। जैसे आपके घर में बेचारी मम्मी अकेली है, वो सारा काम अकेले करते करते परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर वो किसको अपना काम दे करने के लिए, है ना। ठीक है, उसी तरह ये जो सेल, ये बेचारा अकेला है, तो ये कैसे अपना काम किसी को देगा, इसके पास तो कोई है ही नहीं। तो नो डिवीजन ऑफ लेबर, कोई डिवीजन नहीं है, सारा काम बेचारा खुद करता है, खुद करते करते थक जाता है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। हर तरह का सेल जो है अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। कुछ सेल रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ सेल डाइजेशन करते हैं, कुछ सेल आगे जैसे सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, तो कुछ सेल जो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं। तो हर अलग अलग तरह के जो सेल्स हैं अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। अब अभी जो मैंने कहा कि अब बेचारा एक ही सेल है, एक ही सेल में कहाँ से एक नया रिप्रोडक्टिव बॉडी आएगा, तो इनमें कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी नहीं होता है। डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ और गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं ना, उसी को हम लोग गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। तो इनके पास तो कोई गैमेट्स होते नहीं है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते नहीं हैं, ठीक है। फिर आता है हैव स्पेशलाइज्ड प्रोडक्टिव बॉडीज़ और गैमेट्स। इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए बॉडीज़ होते हैं, गैमेट्स होते हैं। इनका लाइफ स्पैन होता है ये शॉर्ट, और इनका लाइफ स्पैन होता है लॉन्ग। इनका शॉर्ट क्यों होता है? इनका शॉर्ट इसलिए होता है क्योंकि ये बेचारे अकेले होते हैं, एक ही सेल होता है, और ये इतना सारा काम करते करते थक जाते हैं, तो इनका लाइफ स्पैन, ये ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाते, इसलिए इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है और इनका लॉन्ग होता है। जैसे कि वी ह्यूमंस, हम लोग 60-70 साल के तक जी लेते हैं। खैर अब तो फिर भी कम जीते, पहले के लोग और भी ज़्यादा जी लेते थे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, कोई पुराने आदमी जो हैं 100 ईयर्स जी लिए हैं, 140, अब तो फिर भी ये कम हो गया है, बट स्टिल हम लोग हैं मल्टी सेलुलर और हम लोग का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, और यूनिसेलुलर उनमें से एक है। इनका एग्जाम्पल अभी मैंने कहा था अमीबा, तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेशियम एट्सेट्रा, तो बहुत सारे हैं इनके एग्जाम्पल्स। और फिर आता है मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल, तो ऑल एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एल्गे एंड फंजाई, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो ये सारे होते हैं मल्टी सेलुलर। ओके,
तो इसके आगे का जो पार्ट है, जो सेल ऑर्गेनल्स है और भी कुछ जो इस चैप्टर में पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।